Welcome students again in my YouTube channel. Hope you are enjoying online studies. And today we will start the third chapter of Indian economic development. In this chapter we will study about the problem related to agriculture, policy and future of Indian economic after independence. You already studied the two chapters. First chapter is about the Indian economy at the time of independence and the 5-year planning, second chapter. Now we will study about the particular sector just like agriculture sector in this chapter. Then in this chapter we will cover some important points which are here. First, importance of the agriculture in the Indian economy. It is the first point. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे. थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. देन एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन. देन दीज आर द 5 पॉइंट्स एंड दे आर मेजर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इट मीन्स जैसे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में क्या उसके फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं, इसके बारे में जो पॉइंट्स आएंगे वो उसका आंसर होंगे. सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो जाएगा. फिर थर्ड हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रेरियन रिफॉर्म. तो ये होगा. लेट्स स्टार्ट द स्टडीज. लेट मी ऑफ द कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल. Yes. Then first of all, importance of agriculture in Indian economy. Agriculture is the critical importance in the Indian economy. This fact is highlighted through the following observation. जो अपने पास फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है पॉइंट, इससे आप इसको समझ सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का रोल है, तो एग्रीकल्चर इज़ अ सोर्स टू कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी. आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट एज आवर इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी नाउ, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ decreasing after independence, but it is not a point of worry. Yes, agriculture make the significant contribution to GDP in India during the period of planning. Contribution of agriculture sector to GDP has been ranging between 51 to 17.4. Then here it is a data. यहाँ इसके कहने का मतलब है आफ्टर इंडिपेंडेंस और अभी तक का जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, इसका रेट 51 टू 17.4% तक वेरी करता है. इट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा था, बट जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ग्रो होते गए, डेवलप्ड होते गए, तो एग्रीकल्चर का पे जो डिपेंडेंसी थी या जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कम होता गया. ठीक. और एट द प्लेस उसकी जगह सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो जीडीपी में था कंट्रीब्यूशन वो बढ़ता गया. इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई 51% इन 1950-51. 1950-51 में ये कंट्रीब्यूशन कितना था, हाईएस्ट 51% था, टू 14.4% इन 2018-19. 18-19 में 14.4% रहा. हाउएवर द डिक्लाइन इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी. तो ये बात पक्का है आफ्टर स्टडिंग द डेटा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता गया लगातार. डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इट डजेंट मीन कि हमारे लिए एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कम हो गई है. ठीक. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट था, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, जैसे ही सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो थे वो डेवलप हुए तो कुछ लोग एग्रीकल्चर से वहाँ शिफ्ट होने लगे हैं. हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो तो लगातार बढ़ा है. ठीक. इट ऑफन ऑकर टू रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. क्योंकि इसी टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बढ़ता गया, और उसके बढ़ने से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो लगातार कम हुआ है. सो इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ वरिंग. यहाँ हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, आपने पहले पढ़ा है अंडर 5 ईयर प्लानिंग.
एंड द सेकंड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का है, सप्लाई ऑफ वीज गुड। इट इज़ वेरी सिंपल। एग्रीकल्चर जो है हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करता है। उनमें हमारे पास वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स हैं, विच आर वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। हमारे रोज़ काम आने वाली चीज़ें हैं। और ये 121 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 137 करोड़ कर लें, बिकॉज इट इज़ अ ओल्ड डेटा। नाउ अवर पॉपुलेशन इज़ अप्रोक्सीमेट 137 करोड़, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा बुक में। तो ये सेकंड पॉइंट था, सप्लाई ऑफ वेज गुड। फिर थर्ड आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इज़ द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मोर देन 50% टू 60% जो पीपल हैं आज भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, वो अपना लिवलीहुड इसी से कमाते हैं। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओवर 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया is engaged in the agriculture sector, implying that agriculture is the principal source of substances for the people in India. Substances मतलब गुजारा करने के लिए। आज भी आधी से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपने कमाई के साधन के लिए, लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज़ द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन नंबर 4 पॉइंट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज़ वेरी सिंपल। जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री सेक्टर को काफ़ी सारा रॉ मटेरियल देती है, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, चाहे वो अपने पास कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो, शुगर मिल हो, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। सो इट एग्रीकल्चर ऑल्सो सप्लाई द रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। ठीक, तो पहले भी ब्रिटिश टाइम में भी इंडिया से काफ़ी रॉ कॉटन वगैरह अदर कंट्रीज़ में भेजा जाता था। आज भी भेजा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बट आजकल फिनिश गुड्स को भी हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी अपने पास बड़ा सीधा सा इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? इट ऑल्सो क्रिएट द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डिमांड क्रिएट करता है। कैसे डिमांड क्रिएट करता है? जो अपने पास इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, अदर टूल्स जो भी एग्रीकल्चर में काम आते हैं, चाहे वो स्प्रिंकल एरीगेशन में स्प्रिंकल फव्वारे हो, या पाइप हो, या कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र हो, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री से बनती हैं। तो इनके लिए डिमांड करने वाला भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो ट्रैक्टर का डिमांड नहीं होगा, थ्रेशर का डिमांड नहीं होगा, ऑल द टूल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनका डिमांड नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका डिमांड नहीं होगा, स्प्रिंकल जो आते हैं इरिगेशन के लिए, फव्वारा वाली सिंचाई, उसकी डिमांड नहीं होगी। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 6 कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग मैनी एग्रीकल्चर गुड्स टू अदर कंट्रीज जस्ट लाइक टी, कॉफ़ी, और स्पाइसेस। इंडिया के मसाले बहुत फेमस है, इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डेटा भी दिया गया है 2000 जो 18-19 है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 11.76 है। तो हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हिस्सा है वो 11.76% होता है। इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट, टबैको, कैश्यू नट को बोलते हैं काजू, कॉफ़ी, स्पाइसेस जो हैं ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर से जुड़ी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे टबैको है, टबैको तो जर्दा गुटखा होता है, कुछ मैं तो जानता नहीं हूँ। ये हो गया जूट है, जूट बैग बनते हैं, टी आप सब पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ये एक्सपोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे ही आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मतलब फॉरेन करेंसी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। फॉरेन एक्सचेंज का आना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए, विच इंडिया नीड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस गुड एज वेल एज क्रूड ऑयल। जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो उससे जो फॉरेन करेंसी आती है उससे इंडिया अपने डिफेंस के लिए, जैसे अभी रफाल वगैरह ख़रीदा है, और क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम वगैरह, इनको ख़रीदता है, बिकॉज ये चीज़ें हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो उनसे फॉरेन करेंसी आती है,
उस फॉरेन करेंसी से आप डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नंबर 6 अपने पास नीचे पिक्चर में आप डिफरेंट जो स्पाइसेस हैं ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अब फेमस है इंडियन स्पाइसेस। जब आप इनको अदर मार्केट में दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं तो फॉरेन करेंसीज आती है और इनकी डिमांड भी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 आता है कंट्रीब्यूशन जो है टू द डोमेस्टिक ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड मतलब ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वीट, राइस, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, शुगर कैन, इनसे हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट है, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब घरेलू ट्रेड, मतलब भारत का भारत में होने वाला व्यापार। दिस इज़ टू बॉन्ड आउट बाय द फैक्ट दैट ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इन अकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। मतलब हमारे जो इनकम का जो ज़्यादातर जो पैसा है वो फार्म प्रोडक्ट है उनको ख़रीदने में जाता है। जस्ट लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, फूड ग्रेन्स, ये सब पे जब जैसे हम खरीदते हैं तो इन पे हमारा पैसा खर्च होता है, तो ये कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक ट्रेड में कंट्रीब्यूशन होता है। नीडेड बाय मोर देन बिलियन पीपल इन अ कंट्री। इन चीज़ों की तो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, सब्जी आती है, फल आते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, ये ग्रोसरी आइटम है। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन डोमेस्टिक ट्रेड। फिर अपने पास आता है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब फार्म प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए खूब सारे ट्रक हुआ, या अपने पास गुड्स ट्रेन होता है, या शिप, कार्गो वगैरह जो भी यूज़ होता है इन सामानों को सप्लाई कर अदर कंट्रीज़ में सप्लाई करने के लिए, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वेदर इट इज़ रेलवेज, रोडवेज होगा, तो ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर। नंबर 9 है वेल्थ ऑफ द नेशन। Yes, as the Indian economy is also called the agriculture economy. Agriculture is the wealth for our nation. A significant component of a country's wealth belongs to the agriculture sector. In terms of fixed assets, the agriculture जो हमारा fixed assets की तरह काम करता है। Land occupy the highest rank in India. जो land का rank है वो highest है in India. Beside capital worth crores of the rupees stays invested in major and minor irrigation project। बोलो जो हमारे पास कैपिटल जो वर्थ है करोड़ों रुपए हमारा इन्वेस्ट हुआ है किसमें, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। ठीक, तो वेल्थ ऑफ द नेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। आज हमारे पास कई मल्टीनेशनल पावर जो डैम वगैरह है, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और उससे एग्रीकल्चर को पानी सप्लाई किया जाता है फॉर इरिगेशन। यहाँ ऊपर एक टॉपिक आया था गुड्स, जो है कैपिटल गुड्स के बारे में, उसको मैं बताना शायद भूल गया हूँ कहीं। ये कैपिटल गुड्स एक बार बताता हूँ। जो अपने पॉइंट था इसमें सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड या कैपिटल गुड्स था। तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव हाई वैल्यू एंड रिपीटेडली यूज। इसका एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा ट्रैक्टर, थ्रेशर, जो चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं और कई सालों तक रिपीटेडली उनका यूज़ होता है। ठीक, ये वर्ड मेरे को सडनली ध्यान आया। तो दीज आर द 9 पॉइंट्स। जब अपने पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, देन यू हैव टू राइट दीज 9 पॉइंट्स। अब वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का वेटेज क्या है। अगर वो 6 मार्क्स का वेटेज है तो आपको पूरे 9 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अगर वो वेटेज 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है तो आप उसमें कम से कम 6 पॉइंट्स तो ज़रूर मेंशन करेंगे। ब्रीफली एग्रीकल्चर इन इंडिया, सॉरी पेज मूव हो गया था, यस, ब्रीफली agriculture in India is of central significance both in the terms of production of farm product and in terms of demand for the non-farm products. Any slowdown in the agriculture sector lead to the slowdown in the industrial sector by way of low demand emerging from the agriculture sector. Consequently, GDP growth rate is severely impacted. इससे क्या होता है कि
जीडीपी ग्रोथ रेट इम्पेक्टेड होता है, कैसे होता है? अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा इसमें था कि एग्रीकल्चर जो इंडिया में सेंट्रल सिग्निफिकेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट एंड इन टर्म ऑफ डिमांड फॉर द नॉन फार्म प्रोडक्ट। मतलब एक तो फार्म प्रोडक्ट की डिमांड और एक नॉन फार्म प्रोडक्ट की डिमांड, दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। एनी स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर, मतलब अगर एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके का स्लो डाउन आता है सेक्टर, तो लीड टू द स्लो डाउन इन इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर में अगर स्लो डाउन होता है तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी स्लो डाउन हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट टर्शरी सेक्टर पे भी पड़ जाएगा। तो इट मीन्स अगर कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान होता है ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशंस, ठीक, या साइक्लोन जब कई बार आते हैं, टिड्डी दल हमारे पास आया है, अर्थक्वेक वगैरह होता है, एनी जो नेचुरल क्लेमिटीज़ है, तो हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाता है। Now the second important question, feature of Indian agriculture. It is very important कि what are the feature of Indian agriculture? Indian agriculture के features क्या हैं? तो इसमें हम कुछ points देखेंगे जो इसका आंसर होंगे। फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द मेजर इशू विद इंडियन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टार ऑफ द लैंड, मतलब पर हेक्टार जो आउटपुट होता है हमारे लैंड का उसको बोला जाता है। इट एक्सट्रीमली लो इन इंडिया, ये इंडिया में एक्सट्रीमली लो है इन इंडिया कंपेयर्ड टू एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के एडवांस नेशन है उनसे कंपेयर करेंगे। लेट्स स्टडी द टेबल गिवन हियर। इस टेबल को स्टडी करने से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट लाइक एक तरफ आपके पास क्रॉप दिया गया है, कंट्री नेम एंड प्रोडक्टिविटी टन ऑफ आउटपुट पर हेक्टार। पर हेक्टार में टन जो है, अगर आप राइस को देखेंगे तो इंडिया, चाइना, वियतनाम और वर्ल्ड एवरेज, ठीक। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड एवरेज देखते हैं। जो पर हेक्टार राइस की प्रोडक्टिविटी का जो वर्ल्ड एवरेज है वो 4.5 होता है हमारे पास। क्या होता है? 4.5 होता है, ठीक। अब 4.5 तो वर्ल्ड एवरेज है राइस प्रोडक्शन का पर हेक्टार, पर जब आप इंडिया देखते हैं तो ये वर्ल्ड एवरेज से भी काफ़ी कम है। इंडिया में पर हेक्टार राइस प्रोडक्शन का जो एवरेज निकल के आता है वो 3.6 निकलता है, ठीक। फिर नंबर चाइना का आता है। चाइना में जो पर हेक्टार राइस प्रोडक्शन है 6.8, मतलब इंडिया से जस्ट डबल है। फिर वियतनाम आता है 5.8, ठीक। वियतनाम में पर हेक्टार राइस प्रोडक्शन 5.8 है और वर्ल्ड एवरेज 4.5 है। तो आपको पता चलेगा इंडिया में प्रोडक्टिविटी 3.6 है, विच इज़ लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। सो दिस डेटा शोज कि इंडिया में राइस प्रोडक्शन जो है इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वीट को देखते हैं तो इंडिया में आपके पास पर हेक्टार 3.1 टन का प्रोडक्शन होता है, चाइना में 6.5 होता है, ये चाइना का इंडिया से डबल है। यूके में अगर आप देखते हैं तो 9.0, ठीक, क्योंकि वियतनाम राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है तो ऊपर वियतनाम को लिया था। अब जैसे ही वीट प्रोडक्शन की बात आती है तो यूके 9.0, मतलब सबसे ज़्यादा चाइना से भी आगे जो पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी है वीट की वो यूके में। और जो वर्ल्ड एवरेज है पूरे कंट्रीज़ का पर हेक्टार वीट प्रोडक्शन का वो 3.3 अपने पास होता है, बट इंडिया का यहाँ भी वर्ल्ड एवरेज से कम है 3.1। इट मीन्स इंडिया में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा लो है। फिर आता है मेज़। मेज़ मतलब मक्का, भुट्टा। इंडिया में 2.6 आता है इसका, चाइना में 5.8 है, यूएस से इसमें टॉप पे जाता है 10.7 और इसका जो वर्ल्ड एवरेज है 5.6, ठीक। वर्ल्ड एवरेज 5.6 है, यूएस से इसमें टॉप पे प्रोडक्टिविटी में, और इंडिया काफ़ी पीछे है। मतलब तीनों केसेस में हमने देखा कि जो टोटल वर्ल्ड एवरेज है राइस, वीट और मीज़ का, इससे भी कम प्रोडक्टिविटी इंडिया की है। तो दिस डेटा एक्सप्लेन द फीचर ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इन्हीं डेटास को आप थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। जब आप नोट्स बनाएं तो अपने इस टेबल को ज़रूर मेंशन करें। लो प्रोडक्टिविटी इज़ द साइन ऑफ बैकवर्डनेस। जब आप इंडियन एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी को देखते हैं देन इट इज़ द साइन ऑफ बैकवर्डनेस, सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डिमांड करता है, तो जब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर लो होगा तो वो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालेगा। बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इम्प्लाइज
स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर, मतलब जो हाई ग्रोथ थी इंडस्ट्री की उसको स्लो ग्रोथ में कन्वर्ट कर देगा, लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ना तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी बढ़ने लगेगा फास्ट रेट से, इससे हमारा जीडीपी हाई लेवल पे चला जाएगा। नंबर सेकंड आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ बिग और मेजर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, इट मीन्स दे हैव नो इंडिविजुअल रोल, दे आर सपोर्टिंग। मतलब अगर आप कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से हटा देंगे देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्ट, टोटल प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थे। जैसे ही आप सेकेंडरी सेक्टर में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं तो कुछ लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के फैक्ट्री में काम करने आते हैं, इससे उनके फार्म प्रोडक्ट पे असर नहीं पड़ता है। सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज। अब इसको और एक्सप्लेन करूँ, इफ 5 person आर वर्किंग इन अ फार्म एट द प्लेस ऑफ 2 person, मतलब 2 person आर इनफ टू डू द फार्म वर्क, बट उसमें 5 लोग लगे हुए हैं तो 3 जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो डिस्गाइज है। ठीक, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन एम्प्लॉयमेंट। हिडन क्यों बोला गया है कि इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट द पीपल विल सीम टू बी एम्प्लॉयड, ऐसा लगता है कुछ काम तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर फैमिली मेम्बर, दे आर नॉट इंक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्शन। उनके लगने से ना तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है ना फैमिली इनकम बढ़ रही है, सो वो हिडन हो गए। इट ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। ऐसा कब होता है जब एक्चुअली नीडेड पर्सन तो 2 हैं बट उनकी जगह 5 लोग लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जो 3 है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। सो apparently all the employed but in reality many are unemployed, मतलब वास्तव में कई लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं पर लगता है वो काम कर रहे हैं। इवन व्हेन सम आर विड्रॉवन, अगर इनमें से कुछ लोगों को आप निकाल लेते हैं टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल, तो टोटल आउटपुट फॉल नहीं होगा क्योंकि वो तो सपोर्टिंग रोल में थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर का ये एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्ट है, क्या, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर। दिस रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, और इसी से पता चलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड है और यहाँ पॉवर्टी भी वाइड स्प्रेड है। नंबर 3 आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है, इंडियन एग्रीकल्चर टिल टुडे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम दैट इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल। अगर बारिश अच्छी होती है, टाइम पे होती है, तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्परस हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। बट इन केस ऑफ बैड मानसून, या जब रेनफॉल जो है मानसून के फेलियर के केस में हमारा क्रॉप फेलियर हो जाता है, देन इट इज़ ऑल्सो अ बिग फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बिकॉज नो डेटा रिक्वायर्ड हेयर। नंबर 4 आता है सब्सटेंसेस फार्मिंग। सब्सटेंसेस फार्मिंग मतलब फार्मिंग ओनली फॉर लिवलीहुड, मतलब अपने खाने के लिए अनाज को उगाना। ये भी एक बिग फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सटेंसेस ओरिएंटेड। सब्सटेंसेस ओरिएंट मतलब किसान सबसे पहले सोचता है कि अगर मैं गेहूँ चावल उगाऊंगा तो मेरे घर पे खाने के लिए वो अवेलेबल होगा। ठीक, मतलब कमर्शियल फार्मिंग के लिए भी वो सोचता है बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्सटेंसेस सोचेगा। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सिक्योर द सब्सटेंसेस फॉर हिज फैमिली। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ मैं फसल उगा लूँ, मेरे परिवार के खाने के लिए अनाज मुझे मिल जाए साल भर। ठीक, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में उसका ये आता है कि वो मार्केट में उस क्रॉप को बेचे और उससे पैसा कमाए। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज़ नॉट मच कमर्शियल इन नेचर, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर नेचर वाइज कमर्शियल नहीं है। सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो सब्सटेंसेस जो एग्रीकल्चर का मोटिव है ये हमारे पास सरप्लस जनरेट नहीं करता फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब सरप्लस क्रॉप्स नहीं होती, एक्स्ट्रा क्रॉप जिसको मार्केट में बेचें
और जो पैसा मिलता है उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। लीड्स टू स्टेगेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और यही पॉइंट है जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, ये स्टेगेंट बना के रखा हुआ है। नंबर 5 आता है लेक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज भी कई जगह हमारे एग्रीकल्चर में मॉडर्न जो इनपुट्स हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एरीगेशन, साइंटिफिक फार्मिंग, HYV सीड, इन सब की कमी है। टिल टुडे फार्मर इज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे टू ग्रो देयर क्रॉप्स। तो ये भी एक बड़ा फीचर होता है। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आर नॉट जुडिशियली यूज। इनका जुडिशियली सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनको ये तक नहीं पता है, किसान ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, किस टाइम पे कितना केमिकल लगाना है, फसल को कब पानी पिलाना है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से को यूज़ करते हैं। द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड टू द प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। मतलब आज भी किसान काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो पुअर हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी दे आर नॉट एबल टू यूज़ द मॉडर्न इनपुट्स in farming. So this is the big feature of Indian agriculture. Number 6, small holdings. Small holdings or the small size of farmers' land under cultivation is a characteristic feature of the Indian agriculture. मतलब स्मॉल होल्डिंग, छोटे छोटे खेत के टुकड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ी फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर की। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था गवर्नमेंट उसने लैंड रिफॉर्म्स किए, उसमें जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स थी छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बड़े फार्म में कन्वर्ट किया है। बट स्मॉल होल्डिंग्स अभी भी हैं। स्मॉल होल्डिंग्स और द स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टिवेटेड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का एक मेन फीचर है। स्मॉल होल्डिंग्स आर द हिंडरनेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वेज। ये हमारे प्रोसेस के ग्रोथ को हिंडर करता है, छुपा लेता है कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए तो उतना नहीं होता है। इसके 2 तरीके, 2 वेज। फर्स्ट, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, यूज़ ऑफ मशीन्स बिकम डिफ़िकल्ट। छोटे छोटे अगर खेत होंगे तो उसमें मशीन को, ट्रैक्टर जैसी चीज़ को ख़रीदना वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। तो जो स्मॉल फार्म लैंड्स हैं उसके लिए किसान कभी भी ट्रैक्टर, थ्रेशर या मॉडर्न इनपुट्स नहीं खरीदता है। सेकंड है मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यू टू व्यू फार्मिंग एज द सोर्स ऑफ सब्सटेंसेज रादर देन एंटरप्राइज ऑफ प्रॉफिट। इंडियन जो फार्मर है उसका जो आउटलुक है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। वो फार्मिंग को क्या देखता है, व्यू द फार्मिंग एज द सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस देखता है, मतलब मेरे गुजारे के लिए। वो उसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं करता है। कमर्शियल फार्मिंग का जो आउटलुक है वो तैयार नहीं हुआ है। ये 6 पॉइंट था। 7 आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। आज भी लैंडलॉर्ड जो ज़मीन का मालिक अलग होता है, उस पर खेती करने वाले मजदूर अलग होते हैं। द रिलेशन बिटवीन बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाते हैं। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के ओनर नहीं है वही खेती करते हैं। बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज अप्रोप्राइट बाय द ओनर। पर उसका जो रेवेन्यू है, फसल बेचने पे जो पैसा आता है, उसका एक पूरा हिस्सा, ये ज़्यादा हिस्सा किसके पास जाता है, ओनर ऑफ द लैंड के पास जाता है। वो खेती करने वाले जो टिलर ऑफ द सॉइल है उनके पास नहीं जाता है। टेनेंट्स ऑफर गेट द बेयर मिनिमम। जो टेनेंट्स है, मतलब जो खेती करने वाले हैं, उनको बेयर मिनिमम सिर्फ और सिर्फ गुजारे जितना अनाज मिल पाता है। नंबर 8 है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मतलब जो पहले से चली आ रही है उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं कई जगह किसान। जैसे लाइक आप पिक्चर में देख रहे हैं हल बैल, इसकी जगह ट्रैक्टर आ चुका है, पर ये फिर भी हल बैल को चला रहा है, गरीब है। बिकॉज बल्क ऑफ द फार्म्स in India are small in size and bulk of the farming population is poor. The use of primitive technology become inevitable. तो primitive technology का इस्तेमाल का कोई महत्व नहीं रह गया है। हल बैल चलाना, जबकि हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उसी काम को 1 घंटे में कर देता है, जिसको करने के लिए बैल और हल पूरा दिन भर लगा देते हैं।
Yes. Excuse me. Yes. Sorry. द यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी बिकम इन्वर्टेबल. पुरानी जो टेक्नोलॉजी वो बेकार होती जा रही है. देयर आर पेनल्टी ऑफ इंस्टेंसेज वेयर बुल्स प्लग द फील्ड रादर देन द ट्रैक्टर. आज भी हम देख सकते हैं कई जगह किसान बैलों को हल में जोत के खेतों में प्लगिंग करता है, बट जो काम ट्रैक्टर को करना चाहिए वो काम यहाँ जानवरों से करवाया जा रहा है. इट इज़ ओल्ड टेक्निक. वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ द कल्टिवेटर्स ऑन कैटल पावर. अब कल्टीवेटर्स में भी हम किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल जो पावर है उस पे डिपेंड करते हैं, कैटल पावर पे, रादर देन द मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर मशीन्स. कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो. तो आज भी किसान हल बैल पे पुराने तरीकों को ही सपोर्ट करते हैं, इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं. तो हमारी एग्रीकल्चर में वही फीचर शो होता है बैकवर्डनेस का. वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर ऑन cattle power and manpower rather than on the modern equipments like tractor, harvester machines, or consequently productivity remains low. इससे हमारे फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत लो रहती है. दिस फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लीड टू द इम्पोर्टेंस कंक्लूजन. जब आफ्टर स्टडिंग द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो कुछ पॉइंट्स थे, कंक्लूजन क्या निकल के आता है? That Indian agriculture is extremely backward. Indian agriculture बहुत extremely backward है, despite the fact that it is of significant, no sorry, it is of significant importance of Indian economy because a significant sector of economy is extremely backward. इंडियन, ये तो हमने पढ़ा, इंडियन जो एग्रीकल्चर है इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. बट अगर ये खुद बैकवर्ड हो जाए एग्रीकल्चर तो इसका क्या सपोर्ट रह जाएगा, और धीरे धीरे इंडिया से एग्रीकल्चर ख़त्म होती जाएगी, उसका प्लेस सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर लेंगे. और हमें जो ये फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, ये सेरल्स हुए, गेहूँ चावल, ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा. Because a significant sector of the economy is an extremely backward, the economy as a whole continue to be backwardness. और पूरे देश मिलके इस बैकवर्डनेस से बाहर आने की कोशिश करता ताकि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर फ्लोराइज हो. ये हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं. In next video we will discuss about the problem of Indian agriculture. Hope you are getting what I am saying. If you have any problem, kindly ask on my personal number. You can ask your problem on comment section also. Thanks a lot. See you again.